लर्निंग मार्केट्स विद मनीष में हम आज अपने एनआईएसएम फाउंडेशन सीरीज का 6th चैप्टर जो कि है डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया उसका डिस्कशन करेंगे। आपको फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ब्रीफ ओवरव्यू देंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये इंडिया में नॉर्मल मार्केट से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट बन चुका है और कैश सेगमेंट से ज़्यादा ट्रेडिंग इन मार्केट्स में होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, वो सब डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अपना नॉर्मल टॉपिक डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। सो डेरिवेटिव देखिए, पहला चीज तो ये कि देयर शुड बी एन अंडरलाइंग ऑफ विच ये अपना वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। सो डेरिवेटिव इन सिंपलर टर्म्स इज टू डिराइव वैल्यू आउट ऑफ समथिंग। मतलब कोई एग्जिस्टिंग चीज है, उसकी वैल्यू हम फ्यूचर के प्राइस में डिटरमाइन कर रहे हैं और हम अपना एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के लिए उसका बता रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जनरली क्या होता है कि एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह यूज होता है बाय मेनी पीपल। उसमें हर तरह के लोग आते हैं, उसमें हेजर्स भी आते हैं, स्पेकुलेटर्स भी आते हैं, नॉर्मल आपके हमारे जैसे लोग भी आते हैं। डेरिवेटिव को समझाने के लिए, ऑल्दो इंडिया में कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट उतना बड़ा नहीं है, एमसीएक्स पे गोल्ड और सिल्वर काफी ट्रेड होता है, क्रूड भी काफी ट्रेड होता है, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सब भी काफी ट्रेड होते हैं। बट डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में इक्विटी का जितना बड़ा है उतना बड़ा कमोडिटी का नहीं है। बट एग्जांपल देने के लिए पूरी दुनिया सिर्फ गोल्ड का एग्जांपल देती है और मैं भी आपको गोल्ड के एग्जांपल से इजीली समझाने की कोशिश करूंगा इसे। तो देखिए, मान लीजिए आपके घर में एक शादी है, आपको फरवरी चल रहा है, अभी हमें नवंबर में गोल्ड खरीदना होगा। रफली समझ लीजिए 100 ग्राम आपको गोल्ड खरीदना है। आज गोल्ड का वैल्यू चल रहा है 46,000 के आसपास, और जब अपने ये हाई पे था तो 52,000 के आसपास 24 कैरेट्स में था, और इससे 1,500-2,000 रुपए नीचे आप 22 कैरेट वाला जो गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज होता है वो समझ लीजिए आपको होता है। आज 46 चल रहा है। अच्छा, आप आज जाके भी आप खरीद सकते हैं, तो वो हो गया फिजिकल होल्डिंग। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि आपको खरीदना ही है नवंबर में ही, उसके पहले आपको खरीदना नहीं है, बट आपको ये पता नहीं है कि आज जो 46 है वो उस समय 48 होगा, 58 होगा कि 38 होगा, आपको तो पता नहीं है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं चलो प्राइस को लॉक कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, 100 ग्राम गोल्ड आपको चाहिए मान लीजिए नवंबर में, तो आपने क्या किया, 100 ग्राम गोल्ड का इतना लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर ले लिया। सो आपको नवंबर का फ्यूचर हो सकता है आज दिख भी जाएगा आपको ट्रेडिंग होते हुए। तो आपने उसमें क्या किया, पोजीशन आपने क्रिएट कर ली, लॉन्ग पोजीशन आपने क्रिएट कर लिया। अब मान लीजिए कि 46,000 से गोल्ड की वैल्यू 48 होती है, तो आपको ये 2,000 रुपया प्रॉफिट एम टू एम मार्क टू मार्केट चलते रहता है। इसमें मार्क टू मार्केट हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो उसमें ये 2,000 रुपये जो एडिशनल होते हैं ना, वो आपको एक फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका जो कॉस्ट हुआ वो आपको 46 ही रह गया, 2,000 आपको प्रॉफिट आ गई। और जब आपको खरीदना है उस समय आपने बेचा, कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट किया, 2,000 प्रॉफिट लिया और आपने खरीद लिया। अब मान लीजिए वैल्यू 38 पे जाती है, तो देखिए 38 पे अगर वैल्यू आ गई तो आपको ये जो लॉस था 8,000 रुपये का, ये तो आपको बियर करना पड़ा क्योंकि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे आपने दिए। हाउएवर जब फिजिकल आप लेने जा रहे हैं तो आप कितने में लेना है, आपको 38 में ही लेना है। तो इसमें क्या हुआ, एटलीस्ट आपका जो कॉस्ट है वो आप फिक्स हो गए 48 में। और ये हो गया फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कस्टमर आया, वो बोला भाई हमको नवंबर में ही गोल्ड चाहिए और मेरे को तुम आज का ही रेट पे बुक कर लो, और आप भी जानते हैं ज्वेलरी में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मान लीजिए आपको उसने बोला बुक करने, अब आप क्या देखोगे, अगर मैं आज बुकिंग ले लेता हूँ तब तो ये मेरे पास कस्टमर एज इट इज रहेगा और इसके पैसे भी मेरे पास आने वाले हैं। अगर मैं इसको मना करता हूँ तो ये किसी और के पास जाएगा, और मैं नहीं करूंगा तो कोई और ना कोई और तो ले ही लेगा। और नहीं भी लिया तो क्या गारंटी है कि नवंबर में ये मेरे पास से ही लेगा, ये किसी और के पास से भी ले सकता है। अगर इसने मुझे पैसे दे दिए तो ये श्योरिटी मुझे आ गई कि ये पैसे मुझे ही आएंगे और किसी को नहीं आएंगे। ठीक है। अब हमारे जो बुक में एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझा देता हूँ। सो मान लीजिए गोल्ड का वैल्यू आज 46,000 है, यहाँ 30 दिया हुआ, हम 46 का एग्जांपल लेते हैं, जो आज चल रहा है उसी की बात करते हैं। 46 है और मान लीजिए नवंबर में भी यही प्राइस रह जाता है, तब तो क्या है, बायर सेलर दोनों को लॉस नहीं है। अब गोल्ड का वैल्यू मान लीजिए 50,000 हो जाता है।
तो सेलर जो बायर का तो आपने देखा कि उसको अगर वो डेरिवेटिव पोजीशन में है तो उसको 4,000 प्रॉफिट आ चुका होगा, तो उसको कॉस्ट बढ़ने से फर्क नहीं पड़ा। बट सेलर, वो उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट उससे ले लिया होगा पैसे और उसने रेट फिक्स कर दिया होगा कि 46 में मैं तुम्हें गोल्ड दे दूंगा, तो क्या होगा, ये जो 4,000 रुपये एडिशनल कॉस्ट है ना, ये इसको बियर करना पड़ेगा। तो इसमें ये क्या कर सकते हैं, ये इसे सेल करके चल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि ज्वेलर जो है वो क्या करेगा, अच्छा इसके पैसे आ गए, इतने का ही मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, तो इतने का गोल्ड उसने खरीद लिया। अब वो गोल्ड उसने खरीद लिया, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो अगर वैल्यू बढ़ती है तो वेल एंड गुड, तब तो उससे भी उसने तो इस प्राइस पे इसको ब्लॉक कर लिया है, और प्राइस कम होती है तो और अच्छा है, वो खरीद के मार्केट से दे देगा, नॉर्मल मार्केट से। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता है। अब मान लीजिए गोल्ड की वैल्यू हो जाती है जैसे 38, मैंने बोला कि 38 हो जाती है अगर, तो अब क्या होगा, सेलर तो खुश रहेगा कि भाई उसके पास तो ये कम दाम वाला गोल्ड है, बायर भी देखेगा कि हाँ चलो कम दाम में मिल रहा है। बट अगर उसने फिजिकल 46 में खरीद लिया तो ये 8,000 का उसको लॉस हो गया। बट उसे पैसे तो 46 के हिसाब से मिल गए थे ना, जब कस्टमर आया था तो इस तरीके से ये मार्केट चलता है कि जितने आपने पैसे दिए उस पैसे का गोल्ड ब्लॉक कर लिया, और उस तरीके से आपने एग्रीमेंट किया। अच्छा, प्लस ये जो हमने एग्जांपल दिया कि गोल्ड का वैल्यू इतना गिर जाएगा, आपने हिस्टोरिकली देखा होगा आज तक कभी गिरा नहीं, तो गोइंग फॉरवर्ड भी गिरे ऐसा कोई रीजन होता नहीं है। मैक्सिमम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ना यही अंडरलाइंग अजम्पशन चलता है कि इन शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, कल 500 गिर सकता है, परसों 500 1000 रुपया गिर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू अप्रिशिएट ही होनी है। तो इस तरीके से ये मार्केट चलता है, और मैक्सिमम लोग इसको ना हेजिंग टूल के हिसाब से यूज करते हैं। ऑल द इंडिया में इसको ट्रेडिंग टूल के हिसाब से ज्यादा यूज किया जाता है, बट मैक्सिमम लोग दुनिया में इसको हेजिंग टूल के हिसाब से यूज करते हैं। क्यों हेजिंग टूल के हिसाब से यूज करते हैं डेरिवेटिव्स को? क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास फिजिकली वो चीज पहले होगी, मान लीजिए मेरे पास गोल्ड का फिजिकल, मान लीजिए मेरे पास 5 kg गोल्ड पड़ा हुआ है, मुझे तो टेंशन रहेगी ना कि वो गोल्ड की वैल्यू गिर ना जाए, तो मैंने क्या किया, मुझे जो प्राइस दिख रहा है उस पर मैंने सेल लगा दिया। अगर मान लीजिए मार्केट में प्राइस बढ़ रही है तो मेरे को लॉस हो रहा है, लेकिन मेरा फिजिकल एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। और अगर मान लीजिए वैल्यू गिर रही है तो मुझे, मैंने तो सेल साइड ऑलरेडी फ्यूचर में सेल करके रखा है, तो वो जो प्राइस गिरने का जो बेनिफिट आएगा वो मुझे आते रहेगा, तो वो मुझे एम2 में आते रहेगा, मेरा एसेट मेरे पास रखा हुआ है, प्लस जो जो वैल्यू गिर रहा है वो भी मुझे आ जाएगा। तो इस तरीके से गोल्ड लोग हेज करके चलते हैं। प्लस इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स वाले भी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आप उनके पास फिजिकल में, उनके पास एक्चुअल में स्टॉक होती है, आपसे पैसे उसने लिए हैं और उसने फिजिकल में स्टॉक खरीद के रखा है, सारा स्टॉक डीमैट में उनके पड़ा हुआ है। अब उनको डर क्या है कि वैल्यू गिर सकती है, तो वो क्या करते हैं, डेरिवेटिव को आइदर फ्यूचर में या ऑप्शन के थ्रू उसको हेज करने की कोशिश करते हैं। और जब उसको वो हेज करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट गिरे भी तो वो कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम लॉसेस बियर करना पड़े। इसीलिए लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप 4-5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ का कैपिटल खड़ा कर सकते हैं, आप उसको भी देखिएगा। तो उससे ये चीज समझ में आता है कि क्यों वहां पे इतना रिटर्न लोग देना पॉसिबल है, क्योंकि वो पोजिशन को हेज करके चलता है। हेजिंग किससे होती है? डेरिवेटिव से होती है। चलिए, तो अब हम लोग अपना नॉर्मल स्टडीज डिस्कस करते हैं। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं? देखिए, पहला चीज तो क्या है कि इसमें सेट क्राइटेरियाज होते हैं और उसके हिसाब से ही आपका पे इन पे आउट सब होता है। मान लीजिए, अब एग्जांपल्स यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं ना, अब फार्मर फेसेस द रिस्क ऑफ क्रॉप लॉस ड्यूरिंग मानसून फेल, इफ मानसून फेल्स। ठीक है, तो अब होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल मानसून आने वाला है और आपका क्रॉप वगैरह का डिपेंडेंसी मानसून पे बहुत ज़्यादा है, बट इन केस अगर मानसून ठीक नहीं आया तो क्या होगा, आपके क्रॉप्स अच्छे नहीं आएंगे। आप इसको किस तरीके से हेज कर सकते हैं? इंडिया में वेदर डेरिवेटिव नहीं है, पहले बता देता हूँ, इंडिया में वेदर डेरिवेटिव नहीं है। एमसीएक्स ने शायद प्रपोज भी किया था वेदर डेरिवेटिव के लिए, बट उसे परमिशन नहीं मिला। उसका वेदर इंडेक्स उसके वेबसाइट पर आपको हमेशा दिखेगा, बट उसने कभी उस पर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया क्योंकि उसे अलाउ नहीं किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फार्मर्स को उससे बेनिफिट हो सकता था, बट फार्मर्स के बेनिफिट के लिए इंडिया में कोई सोचता नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए, अलग डिस्कशन है, उस पर नहीं जाते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि उसको वो डेरिवेटिव से वो हेज कर सकता था, तो उसके वो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती वहां पे हेज करने की।
और अगर मानसून मान लीजिए अच्छा आ ही जाता तो क्रॉप्स उसके अच्छे होते, जब क्रॉप अच्छे होते तो वो डेरिवेटिव में अगर उसको लॉस भी हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो लॉस वो अपने जो क्रॉप्स एक्स्ट्रा हुए उससे वो बियर कर लेगा। अब जो नॉर्मली लोग लोन्स वगैरह लेते हैं, नॉर्मल देखिए छोटे मोटे लोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोन्स की बात हो रही है। और बैंक टू बैंक जो लोन्स वगैरह होते हैं या पैसों का आदान प्रदान होता है, उसमें क्या होता है कि आधा परसेंट या 1% भी, मतलब आधा परसेंट या 0.1% भी रेट फ्लक्चुएट होने में ना बहुत इश्यूज हो जाते हैं, बहुत बड़ा उसमें अमाउंट का मैटर कर जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्वैप्स एग्रीमेंट रखते हैं कि इतना का हम तुमसे ले लेते हैं, तुम उतना का मेरे को दे दो, या करेंसी में जनरली बहुत सारा स्वैप्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडियन ये इम्पोर्टर हूँ, मुझे यूएस से सामान मंगाना है, तो आज रेट चल रहा है 73 रुपीज पर डॉलर। अब मुझे क्या डर है, मुझे ये डर है ना कि ये रेट कभी भी बढ़ सकता है, ये कल 75 हो गया तो मान लीजिए जो चीज़ मुझे $100 की मंगानी थी वो पहले मेरे को 7,300 पड़ता, अब अगर 75 हो गया तो 7,500 पड़ेगा, ₹200 में क्लियर लॉस हो गया। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एग्रीमेंट एंटर किया, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा उसको ये क्या नाम है इसका, फ्यूचर उसका ले लूंगा। और अगर वो फ्यूचर की वैल्यू बढ़ती है, मतलब अगर यूएस की डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो वो फ्यूचर में मुझे एम में प्रॉफिट आ जाएगा, और वो प्रॉफिट मेरा 7300 जो कॉस्ट मुझे लगाना था वो मैं लॉक हो गया वहां से। अगर वैल्यू गिरती है तब तो और अच्छा है, मुझे वहां पे लॉस होगा लेकिन यहाँ मुझे पे भी तो कम करना है, तो वो चीज है। और मान लीजिए नॉर्मल, जैसे अभी मैंने शेयर वालों को बताया, अगर एक मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है जो दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज करता है, उसने क्या किया, उसने 10,000 आईटीसी के शेयर खरीदे 230 रुपए में। अब 230 रुपए में उसने जब शेयर खरीदे, मैंने ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज के वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देखिएगा कि उसमें मैंने ये क्लियर बताया है कि लोग कैसे डाउन साइड रिस्क को हेज करके चलते हैं। अब उसको क्या लग रहा है कि 230 से मैंने खरीद तो लिया, अगर 230 से ही 130 चला जाता है तो भाई मैं तो अपने, मतलब जितने लोगों ने मुझे पैसे दिए मैं सबका लॉस करा दूंगा। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है एक वो क्या करता है 230 के नीचे का एक पुट ले लेता है। पुट उसने एज ए इंश्योरेंस ले लिया, थोड़ा सा पुट का कॉस्टिंग उसको लगा। ऑप्शंस में जब हम आएंगे तो कॉल पुट डिस्कस करेंगे। तो वो क्या करता है, एक ले लेता है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर वैल्यू गिरती है तो पुट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, उतना पे ऑफ उसको आता रहेगा। तो वो ऐसे हेज करके चलता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा फंड है जिसमें मान लीजिए उसने इंडेक्स प्रोडक्ट में लगा के रखा है या उसमें इस तरह का कोई प्रोडक्ट में लगा के रखा है, तो उसमें क्या होता है कि जब उसने उस तरह के प्रोडक्ट में लगा के रखा है तो वो उस तरह को हेज करके चलता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब फ्यू कंसेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। देखिए एक तो ये चीज है कि ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम क्यों है, जीरो सम गेम क्यों है, क्योंकि एक जन फियर कर रहा है कि दाम गिरेगा, एक जन फियर कर रहा है कि दाम बढ़ेगा। फ्यूचर्स मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे अगर कोई सेलर है तो कोई बायर भी होना चाहिए। ये नॉर्मल कैश मार्केट की तरह नहीं है। मतलब नॉर्मल शेयर मार्केट जो होता है उसमें कैसा है कि रिलायंस के शेयर कुछ लोगों ने खरीद लिए हैं और वो भूल गए हैं। डेरिवेटिव ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव में एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है, उस दिन वो जाके एक्सपायर हो जाएगा, उस दिन उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं बचने वाली है। तो जितने बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स भी होते हैं, और दोनों का व्यू पॉइंट अलग होता है। व्यू पॉइंट अलग इन द सेंस कि कोई बोलता है कि इसके प्राइसेस गिरेंगे, कोई बोलता है इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। दोनों का व्यू जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे बाय और सेल का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ये हो गया आपका नॉर्मल जीरो सम गेम का कंसेप्ट। और कभी भी मार्केट में ना ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट्स ज़्यादा है या लॉन्ग ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ आपके फ्यूचर्स। ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है कि कॉल बायर ज़्यादा है या पुट बायर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपके इसमें ज़्यादा फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर्स में क्या होता है, क्लियर कंसेप्ट रहता है, अगर 100 जन ने बेचा है तो 100 जन ने खरीदा भी होगा, और एल्स नहीं तो ओपन इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता। अच्छा, डेरिवेटिव की एक और चीज़ है, ऑल्दो वो मान लीजिए अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो 2 से 3% कॉन्ट्रैक्ट ही लास्ट डे जाके एक्चुअल सेटलमेंट में जाते हैं। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, ओवाई ही कम हो जाता है, और वो जितने ट्रेडिंग हुई रहती है उसके 2 से 3% कॉन्ट्रैक्ट ही एक्चुअल में सेटल होते हैं इन फिजिकल। मैक्सिमम वही कैश में ही सेटल हो जाते हैं, फिजिकल में ट्रांसफर बहुत कम होता है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जांपल इसने दिया है इसमें क्या है कि मान लीजिए मैंने 1 साल का गोल्ड फ्यूचर, 1 साल बाद का गोल्ड फ्यूचर ले लिया 30,000 में, ठीक है। अब 30,000 में कॉस्ट लॉक हो गया। अब 1 साल बाद 40,000 प्राइस हो जाता है, तो वो क्या करता है कि कैश मार्केट में जाता है, 40,000 खरीदने जाता है, तो देखता है 40,000 का दाम चल रहा है। तो अब क्या करेगा वो, अब वो अपने पोजीशन से एग्जिट करेगा, 10,000 रुपये जो उसको नेट का डिफरेंस है वो उसको मिल जाएगा। 30,000 रुपये उसने प्राइस मानी थी, 30,000 प्लस 10,000 40,000, 40,000 लेके वो फिजिकल में ले लेता है। ये होता है बेसिकली सेटलमेंट का मैकेनिज्म। अब ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव देखिए, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं कि मैंने 1 साल बाद का आपसे कोई एग्रीमेंट कर लिया। मैंने बोला कि 1 साल बाद ये जमीन आप मेरे को इतने लाख रुपए में दे देना, ये हो गया एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। या मैंने बोला आप मेरे को 1 साल बाद 1 लाख डॉलर आप मेरे को देंगे इस प्राइस पे, ये हो गया आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड का क्या होता है कि वो ओवर द काउंटर होता है, मतलब क्या है, दो पार्टी एक दूसरे को देख के वो ट्रेड कर रहे हैं, वो हो गया ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या हो गए, देखिए एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग दिन भर चल रही है, उसमें आपको जो अपना पोजीशन लेना था आपने ले लिया, वो हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से अब आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या होता है, देखिए एक नॉर्मल मार्केट में सेम चीज का दो प्राइस नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल मार्केट में कंसेप्ट होता है। मतलब कि मान लीजिए सेम गोल्ड यहाँ पे मिल रहा है 31,000 में और कहीं बाहर में मिल रहा है 32,000 में, तो बाई डिफॉल्ट लोग क्या करेंगे, 31 में यहाँ से खरीदेंगे और कहीं दूसरी जगह जाके 32 में बेच देंगे। ये हो गया 1,000 रुपए का डिफरेंस अपॉर्चुनिटी, जिसको बोलते हैं आर्बिट्राज। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है, कहीं महंगा मिल रहा है, तो मैं वहां जाके बेच दूंगा। तो यहाँ पे मैं सस्ता खरीदा, वहां पे महंगा बेच दिया। इसी तरह से वाइसी वर्सा चलते रहता है, इसी को बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। हाउएवर होता क्या है कि जब यहाँ पे दाम आपका 31,000 रुपये चल रहा है, तो 31,000 रुपये में अब क्या है, बाइंग प्रेशर आएगी। तो बाइंग जब ज्यादा आएगी तो डिमांड सप्लाई के कारण यहाँ बाइंग में दाम बढ़ते जाएगा, और 32,000 की जगह पे सब सेल करेंगे, तो सेलिंग सब जगह 32,000 पे होगी, तो वहां पे डंप ज्यादा होगा, तो जहां सेलिंग प्रेशर ज्यादा आएगा वहां दाम गिरते जाएगा। तो डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो इसको वापस से एक इवन आउट लेवल पे लेके चला आएगा, और उसी लेवल पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जीरो हो जाएगी, तब तक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये हो गया आर्बिट्राज का कंसेप्ट। अच्छा, अब टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में। अब फॉरवर्ड क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया बेसिकली नॉर्मल दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट। मान लीजिए अभी जो फार्म बिल पे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कि कंपनीज आएंगी फार्मर्स के पास, वो कहेंगी कि 1 साल के बाद तुम मुझे इतना गेहूं दे देना इतने रुपए में, ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है, दोनों जन एक दूसरे से मिलेंगे, ये एग्रीमेंट अचीव करेंगे, और दोनों जन अगर एग्रीमेंट से कोई डिफॉल्ट करता है तो दोनों जन एक दूसरे को सू कर सकते हैं इन कोर्ट कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट हो गई। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, इसमें क्या है, केस टू केस बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि लोगों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। तो अब इसमें अगर एक नॉर्मल सेंस में देखें तो मान लीजिए मैंने बोला कि नहीं मुझे 1,000 केजी गेहूं चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि गेहूं की क्वालिटी खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, स्टैंडर्डाइजेशन तो है नहीं। तो इस तरह के भी इश्यूज आते हैं, तो वो सबको अवॉइड करने के लिए कारण ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इतने पॉपुलर नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो क्या है, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या हो गया, फ्यूचर्स बेसिकली इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इन द सेंस कि मान लीजिए अप्रैल मंथ में गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 अप्रैल को वो गोल्ड एक्सपायर होने वाला है, और उसको आज मैं ट्रेड करते रहता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एमसीएक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि इसमें एक ट्रेडिंग यूनिट दी हुई है 10 मेट्रिक टन की, मिनिमम ऑर्डर साइज 50 मेट्रिक टन, और मैक्सिमम पोजीशन लिमिट ये दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट रहेगी कि इस दिन ये एक्सपायर होने वाला है। अब मुझे लगता है कि मान लीजिए अल्युमिनियम खरीदना है मुझे,
अब मुझे लगता है कि यार मेरे फैक्ट्री में एल्युमिनियम की जरूरत है, बट एल्युमिनियम का प्राइसेस तो इंक्रीज हो सकता है इन फ्यूचर, तो मैं क्या करूंगा कि उस प्राइस, उसके लिए पहले ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लूंगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए या तो मैं डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है उससे एंटर कर लूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, मैं बंद जाऊंगा, मुझे खरीदना ही पड़ेगा। फ्यूचर्स अगर एक्सचेंज वाले पे मैं एंटर करता हूँ, तो मान लीजिए एक्सचेंज एक्सचेंज में जब मैंने एंटर किया तो क्या निकला, हमें देख के ये मिला कि अच्छा आज एंटर कर लेते हैं, अगर परसों अनफेवरेबल हुआ मेरे लिए, मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे लिए कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का, मैं आज एंटर कर रहा हूँ, उस दिन एग्जिट भी कर सकता हूँ। ये हो गया फ्यूचर्स का कंसेप्ट। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वीट फ्यूचर्स का, तो वीट फ्यूचर का एग्जांपल क्या दिया है, ट्रेडिंग यूनिट 10 मीट्रिक टन, मतलब कम से कम का भी जो यूनिट होगा वो 10 टन का होगा, और मिनिमम ऑर्डर साइज कितना करना है, कम से कम 500 मेट्रिक टन का करना है, मतलब 50 लॉट आपको एक संग कम से कम ऑर्डर मारने हैं, तभी आप कर पाओगे। अब मान लीजिए कोई भी एक मिल है जिसको चाहिए कि इतना वीट मेरे को चाहिए, मेरे को आटा इतना बनाना है, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा कि इस तारीख को मुझे इतना आटा, ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है तो इस दिन तक मुझे ये मिल जाएगा, वो एजम्पशन अपना कैलकुलेशन बिठा लेगा, और वो वेट करेगा कि जिस दिन डिलीवरी उसको मिलेगी उस दिन वो अपने फैक्ट्री में लेके चला आएगा। तो ये हो गया उसके लिए फ्यूचर्स, कि वो पहले ही रेट ब्लॉक करके खरीद ले रहा है, और वो चाहे तो जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी जो डेट है उस दिन, वो उसके एक दिन पहले भी वो अपना एक्सपायर कर सकता है अगर उसको फिजिकल में नहीं लेना है तो। बट फॉरवर्ड में रहेगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड में उसके पास सामान चला आएगा, उसको लेना ही पड़ेगा, वेदर ही वांट्स टू टेक इट और नॉट, वो अलग चीज हो गया, बट लेना पड़ेगा। फ्यूचर्स में क्या हो गया, वो बेच के निकल भी सकता है। अब जो भी इंडिया में डिलीवरी मैकेनिज्म है, मैं अगर इसको ये समझाऊं आपको, तो देखिए कमोडिटी डेरिवेटिव में ना एक्सचेंज के वेयर हाउसेज होते हैं। अब जैसे एमसीएक्स का अगर आप देखेंगे तो गोल्ड की सारी डिलीवरी उसकी हर मेट्रो सिटी में है, और गोल्ड का सबसे बड़ा जो बिजनेस जहाँ पे होता है अहमदाबाद, वहाँ पे उनकी डिलीवरी सेंटर्स है। अगर मान लीजिए एक कॉटन आप लेते हैं, महाराष्ट्र में जलगांव में उसकी डिलीवरी होती है, और आपका राजस्थान में राजकोट के पास उसकी डिलीवरी होती है। तो ये दो दो तीन जगह है जहाँ कॉटन की डिलीवरी होती है। वही आप अगर एग्री प्रोडक्ट्स ले जाएंगे एनसीडीएक्स में, वीट का डिलीवरी सेंटर उसके 8-10 हैं, यूपी में एक दो जगह है, एक दो जगह उसके पंजाब में है, तीन चार जगह उसके राजस्थान जयपुर के साइड में है। तो उस तरीके से भी उनके डिलीवरी सेंटर्स होते हैं, और वहाँ और वेयर हाउसेज तो क्या है, पूरे इंडिया भर में स्कैटर्ड रहते हैं। तो उस वेयर हाउसेज से, एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउसेज से उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती है। अब चलते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में यही डिफरेंस है कि फॉरवर्ड जनरली दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, और फ्यूचर क्या होता है, एक्सचेंज स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स का, और एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं। तो मैक्सिमम जगह ना ये क्वेश्चन आता है, फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या है, तो फॉरवर्ड में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, फ्यूचर में स्टैंडर्डाइजेशन होता है। फॉरवर्ड ओटीसी होता है, मतलब दो पार्टी के बीच में ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन होते हैं, और फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स आर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड, और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे ना मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा उसमें कि क्या क्या कंसेप्ट होता है। हाउएवर बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑप्शन का बेसिक क्या हो गया, कि ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बायर गेट्स ए राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ हिज बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए गिवन स्टेटेड डेट और स्टेटेड प्राइस। मतलब सिंपल वर्ड में, मैंने ऑप्शन बाई किया, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उस अंडरलाइंग एसेट का जिसका मैंने ऑप्शन खरीदा है, एक पर्टिकुलर डेट पे जिस प्राइस पे मैंने एग्री किया है उस प्राइस पे मैं उसको खरीद सकूं। ये हो गया ऑप्शंस। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। इन दोनों का ना डिटेल्ड मैंने ना ऑप्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये आप ऑप्शन वाले बेसिक्स ऑफ ऑप्शन वाले वीडियो में देखिएगा, मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ, उसको आप देखिएगा, ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये बाइंग सेलिंग भी हमने सब वहाँ पे सिखाया है, वहीं देख लीजिएगा। स्वैप्स, हाँ, स्वैप इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू पार्टीज एग्री एट ए स्पेसिफाइड एक्सचेंज ऑन ए फ्यूचर डेट। मतलब क्या हुआ, दो पार्टी एक पर्टिकुलर चीज का एक्सचेंज के लिए इन फ्यूचर डील कर लिए, वो हो गया स्वैप। अब कैसे एग्जांपल जनरली, ये तो देखिए इसने ना टी बिल्स वगैरह का एग्जांपल दिया, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ।
मान लीजिए मैं एक इंपोर्टर, ठीक है, मुझे इंपोर्ट करना है, पेमेंट करनी है मुझे यूएस डॉलर में। मैं क्या करता हूँ, बैंक्स के संग एक स्वैप एग्रीमेंट एंटर करता हूँ। स्वैप एग्रीमेंट क्या एंटर करता हूँ कि मुझे 1 महीने बाद तुम $1 लाख दे देना। वो $1 लाख मैं लेके क्या करूंगा, $1 लाख लेके मैं पेमेंट कर दूंगा टू माई पार्टी, जिसको मेरे को यूएस डॉलर में पे करने थे। तो वो मेरा हो गया आपका स्वैप एग्रीमेंट। अब इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, इक्विटी के इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं। मतलब जैसे निफ्टी है इंडिया में, तो निफ्टी का फ्यूचर्स होता है। अब और निफ्टी का भी ऑप्शंस होता है। बैंक निफ्टी उनके फ्यूचर, बैंक निफ्टी के ऑप्शन। स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स। इंडिया में 140 स्टॉक्स रफली हैं ऐसे जिनके ऊपर इंडिया में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। सो अराउंड 140 आपके स्टॉक्स इंडिया में ऐसे हैं जिनके ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों की ट्रेडिंग होती है। करेंसी के फ्यूचर्स ऑप्शन देखिए, इंडिया में ना जैसे यूएसडी आईएनआर, फिर उसके बाद आईएनआर इज इंडियन रुपीज, पाउंड और आईएनआर, यूरो और आईएनआर, जेपीवाई मतलब जापान की करेंसी और आईएनआर, ये जो 4-5 बहुत पॉपुलर करेंसीज है ना, इनके ऊपर इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव मार्केट है और इन पे ना बहुत सारा ऑप्शन और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट चलते रहता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है। और कमोडिटी फ्यूचर्स ऑन सिलेक्ट सेट ऑफ कमोडिटीज, अब तो कमोडिटी के ऑप्शंस भी आ चुके हैं। तो कमोडिटी फ्यूचर जनरली इंडिया में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एल्युमिनियम, जिंक, स्टील, रबर, चीनी, चना, गुड़, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, ये सब पे चलते हैं। और धीरे धीरे ना गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केट को जैसे जैसे डीपन अप कर रहा है, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि और भी प्रोडक्ट्स आपके फ्यूचर मतलब इंडेक्स मतलब सॉरी एक्सचेंजेस पे ट्रेड होने लग जाएंगे एग्रीकल्चर के। डायमंड वगैरह भी ना एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। अच्छा, अब इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया, जून 2000 में सेबी ने अप्रूवल दिया था एक्सचेंजेस को कि आप लोग लॉन्च कर सकते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर्स एनएससी बीएससी दोनों ने लॉन्च कर दिया था। और 2001 से इंडेक्स की ऑप्शंस भी स्टार्ट हुई थी। तो पहले फ्यूचर्स आया, फिर ऑप्शंस आया। अब आज के डेट में एनएससी का जो निफ्टी 50 है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आपको सुन के लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ये इंडिया का एक प्रोडक्ट इतना ज्यादा ट्रेडेड है। यस, एनएससी का निफ्टी 50 इज वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब equity derivative market in India are fully structured and fully automated and nationwide screen based trading। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इंडिया में इक्विटी डेरिवेटिव जो मार्केट है ना वो फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन पे ट्रेडिंग वाला है। इसमें वो लोग खड़े होकर जो चिल्लाते थे पुराने जमाने में फ्लोट ट्रेडिंग जिसको बोलते थे, वो सब नहीं है इसमें। इसमें ये सिंपल सा ये है कि एक्सचेंज पे का रेट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो रेट्स पे आपको ट्रेड करना है। और जो भी ऑर्डर्स प्लेस होते हैं वो किसी को नहीं पता कि कौन किससे बाई कर रहा है कौन किससे सेल कर रहा है, दोनों के बीच में ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग होती है। ऑर्डर मैच हुआ तो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ डेरिवेटिव्स इन इंडिया। अच्छा, डेरिवेटिव ट्रेडिंग किसके थ्रू होती है, रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होती है और उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती है जो रजिस्टर्ड होते हैं। और इन सब पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट लगा के रखा है और कमोडिटी में सीटीटी चलता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अच्छा, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इसको छोड़ के और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है, बाई सेल दोनों पे लगता है। बाइंग साइड पे आज के डेट में स्टैम्प ड्यूटी लगता है, सेल साइड पे एसटीटी और सीटीटी लगता है। ये हो गया आपका नॉर्मल। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया, देखिए वही निफ्टी 50, निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी बैंक। इसमें निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ये दोनों बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं। बीएससी में देखिए ये सब जो भी है ये लोग इतना ट्रेड नहीं होते हैं। अच्छा, इसने अभी लिखा है 209 इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑन फरवरी इतना।
हाउएवर आज के दिन में अराउंड 140 स्टॉक्स ही हैं जिसपे डेरिवेटिव ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होती है इंडिया में। अच्छा, अब चलते हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस पे। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड, जैसे मैंने फ्यूचर्स में बताया कि एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब मान लीजिए कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसा हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा हुआ कि मान लीजिए एक लॉट मुझे आईटीसी खरीदना है, तो एक लॉट आईटीसी में कितने शेयर्स होंगे, तो मान लीजिए 5600 शेयर्स हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो गया, एक लॉट निफ्टी का सॉरी आईटीसी का फ्यूचर में 5600 शेयर्स होंगे, उस पे मुझे मार्जिन देना है, उसके हिसाब से मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो इस तरीके से ये चीज है, और हर कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेसिफिकेशन होता है। अच्छा, इंडिया में थर्सडे को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ मंथली एक्सपायरी होती है, और वीक में थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और फिन निफ्टी जो है उसमें वीकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। तो इस तरीके से तीन तरह के आपके एक्सपायरी आप मान लीजिए, एक वीकली एक्सपायरी हो गई, एक आपकी मंथली एक्सपायरी हो गई, और एक वीकली सॉरी और एक आपका वीकली फ्यूचर का भी एक्सपायरी है। सिर्फ अभी तक एक प्रोडक्ट में ऐसा लॉन्च हुआ है। जो प्रोडक्ट इमीडिएट एक्सपायर होने वाला है, मतलब जो कमिंग मंथ का जो मंथ एंड है, जो मान लीजिए फरवरी में है, तो फेब फ्यूचर विल बी माई नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मार्च का है, एक मंथ बाद का, तो वो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है तो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रहता है अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग लॉट, अब देखिए ट्रेडिंग लॉट यहाँ पे 2 लाख लिखा है, बट आज के डेट में 5 लाख के नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं है। सेबी ने इसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया था। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट लॉट जो होते हैं ना, वो मोर देन 5 लाख वाले होते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग लॉट्स का देखेंगे तो निफ्टी का आज के डेट में 15,000 पे चल रहा है निफ्टी, उसकी ट्रेडिंग लॉट है 75 की। 75 का लॉट साइज का मतलब क्या हुआ कि 15,000 इंटू 75 कर दीजिए, तो रफली आपका कितना आता है, रफली आपका 9-9.5 लाख रुपए आएगा। उसका एक लॉट का उतना बड़ा वो है, और 36,000 चल रहा है आपका बैंक निफ्टी, 25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रफली वही 9 लाख के आसपास उसकी वैल्यू आ जा रही है। तो ये हो गया ट्रेडिंग लॉट्स। बेस प्राइस एंड प्राइस स्टेप्स, जनरली क्या होता है, जो अंडरलाइंग रहता है ना, उसके हिसाब से इसका प्राइस चलते रहता है। और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में 0.05 का ये टिक साइज है, तो नॉर्मल टिक साइज इंडिया में यही है। ऑलमोस्ट हर शेयर में भी आपका टिक साइज यही है। खाली बीएससी पे कुछ शेयर्स हैं जिसमें एक एक पैसे में डिफरेंस होता है, बट मैक्सिमम जगह आपको यही मिलेगा, 0.05। अच्छा, प्राइस एंड क्वांटिटी फ्रीज, देखिए प्राइस जो होता है ना, वो एकदम सिमिलर नॉर्मल रहता है आपका, इन द सेंस कि नॉर्मल बाइंग सेलिंग हो रही है, उससे प्राइस मैचिंग हो रही है, उससे प्राइस आपका डिटरमाइन होता है। हाउएवर क्वांटिटी का एक लिमिटेशन है। जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक्स में अगर हैं, तो उन पे मार्केट वाइड ओपन लिमिट बोल के एक कंसेप्ट लगता है, जो कि होता है 20% ऑफ द टोटल मार्केट कैप। मतलब मान लीजिए कि से फॉर एग्जांपल टीसीएस है, तो टीसीएस का मार्केट कैप अगर 10 लाख करोड़ है, तो उसका मार्केट वाइड ओपन लिमिट कैन नॉट बी मोर देन 2 लाख करोड़, और उसमें भी 90-95% जाने पे उसमें ट्रेडिंग बैन लग जाती है। तो वहां पे क्वांटिटी का फ्रीज है। ये गेम स्टॉक की तरह नहीं है कि आप जितना मन चाहे उतना शॉर्ट करके बैठ गए, तो यूएस में जो हुआ था वो इंडिया में होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ट्रेडिंग वीकडे में हर दिन होती है, 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, ये सबको ही पता है। ऑर्डर्स आपके नॉर्मल ऑर्डर्स वगैरह तो हमने सब डिस्कस कर लिया है प्रीवियस चैप्टर्स में, तो ये वहीं से आप देख लीजिएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट, देखिए चूंकि फ्यूचर्स में फ्यूचर के प्राइस दिखते हैं, तो फ्यूचर के प्राइस में ना हमेशा कॉर्पोरेट एक्शन का एडजस्टमेंट रहता है। मान लीजिए कि कोई शेयर कल एक्स डिविडेंड होने वाला है, तो उसके फ्यूचर के प्राइस वो आज से रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, फ्यूचर में उतना वो डिस्काउंट में चलने लग जाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर का कॉर्पोरेट एक्शन का रिफ्लेक्शन। मान लीजिए किसी शेयर में डिविडेंड अनाउंस होने वाला है, तो डिविडेंड अगर अनाउंस होने वाला है तो उसका रिफ्लेक्शन आज ही हमको मिलने लग जाएगा कि हो सकता है इसमें डिविडेंड आने वाला है, इसलिए थोड़ा फ्यूचर प्रीमियम में चलने लगेगा, और जिस दिन एक्स डिविडेंड होने वाला है उसके पहले वो डिस्काउंट में चला जाएगा।
सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने ये डिस्कस भी किया था पूरे एक्सचेंज का मैकेनिज्म में, कि एक जन बाई करता है एक जन सेल करता है, उसको एक्सचेंजेस में क्लियरिंग की जाती है और उसको सेटलमेंट किया जाता है। और डेली सेटलमेंट जो होता है वो जो मैंने भी बताया मार्क टू मार्क मार्केट वही होता है। डेली सेटलमेंट में क्या होता है, मार्क टू मार्क, मतलब इन द सेंस कि आज अभी सुबह मैंने जब बाई किया तो 31,000 प्राइस थी और शाम को 31,100 हो गई, तो अगर मैं बायर था तो मुझे 100 रुपये एडिशनल आएंगे, ये हो गया मेरा एम टू एम प्रॉफिट। मैं अगर सेलर था तो 31,000 से 31,100 चल गया तो 100 रुपये मुझे पे करने हैं, ये हो गया मेरा एम टू एम लॉस। तो एम टू एम इस तरीके से, और ये डेली बेसिस पे एडजस्टमेंट होता है। जैसे यहाँ पे भी इन लोगों ने एग्जाम्पल मैसेज दिया है कि 8,000 में से खरीदा, सेटलमेंट हो रहा है 7,900 पे, तो जो मान लीजिए बायर होगा तो उसको 100 रुपये लॉस बियर करना पड़ेगा, तो वो 100 रुपया पे करेगा। और जो आपका सेलर होगा उसको 100 रुपये एम टू एम प्रॉफिट में आएगा। तो जिसकी जैसी पोजीशन होगी उस हिसाब से वो सेटलमेंट प्राइस या फिर जो आपके डेली का मतलब टुवर्ड द एंड का प्राइस आया, वो प्राइस का जो भी लॉस वगैरह रहेगा वो बियर करेगा। सिंपल वे में मैंने 100 की चीज खरीदी 101 में बेची तो 1 रुपया मुझे या तो प्रॉफिट आया, और जिसने मान लीजिए सेल किया था 100 का और 101 में उसने ट्रेड अपना स्क्वायर ऑफ किया तो 1 रुपया का उसको लॉस हो गया। ये हो गया नॉर्मल। और फाइनल सेटलमेंट क्या है, फाइनल सेटलमेंट एक्सपायरी के दिन होता है और बाकी दिन डेली एम टू एम चलते रहता है। फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, जिस दिन एक्सपायरी आएगी मान ली तो उस दिन जो लास्ट एम टू एम होगा वो उस दिन आ जाएगा। क्लियरिंग बैंक का कंसेप्ट समझ के कोई फायदा नहीं है, अब ये तो होता नहीं है। ऑप्शंस का ट्रेडिंग का सेटलमेंट पोजीशन, देखिए यूरोपियन ऑप्शन इंडिया में है नहीं तो उसको डिस्कस करके फायदा नहीं है। हाँ, इंडिया में जो चलता है अमेरिकन ऑप्शन, वो क्या है, जिस दिन आपको बाई करना है, जिस दिन आपको खरीदना है उस दिन आप खरीदिए और जिस दिन आपको बेचना है उस दिन आप बेच दीजिए। सॉरी, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ही चल सकते हैं, मतलब इसकी एक्सपायरी ओनली ऑन द एंड डे ऑफ द एक्सपायरी होगी, उसके बीच में खाली बाइंग सेलिंग चल सकती है और एक्सपायरी आपकी होगी टू ऑन द एंड इटसेल्फ, पहले नहीं होगा। अमेरिकन ऑप्शन कभी भी एक्सपायर हो सकता है। अब यूरोपियन ऑप्शन में क्या है, बाइंग सेलिंग दोनों दिन भर चलता है, हाउएवर उसकी एक्सपायरी जो होगी वो आपको ऑन द लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही होगी। और ये ट्रेडिंग लॉट इसने 2 लाख लिखा है बट इंडिया में आज के डेट में ये 5 लाख चल रहा है, तो कोई अगर बुक पढ़ के एग्जाम में लिख देगा तो गलत हो जाएगा, वो 5 लाख हो चुका है। अच्छा, इंडिया में सेटलमेंट का क्या कब होता है, T+1 बेसिस पे होता है, इन द सेंस कि फ्यूचर में मान लीजिए मैंने आज भी जो भी एम टू एम प्रॉफिट या लॉस आया वो मुझे कब पे करना है, नेक्स्ट डे तक पे कर देना है एम टू एम। एक्सचेंज मुझे मुझे पे कर देगा या एक्सचेंज मेरे से ले लेगा, और मेरा ब्रोकर मेरे को सेम डे भी डेबिट कर सकता है, नेक्स्ट डे भी डेबिट कर सकता है, बट पैसे मेरे अवेलेबल रहने चाहिए। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव मार्केट्स का, जनरली रिस्क मैनेजमेंट देखिए मेंबर्स का कैसे मेंटेन किया जाता है। मेंबर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सचेंजेस ने बना दिया है कि आपका 1 करोड़ का नेटवर्थ होगा तो ही आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, 3 करोड़ का आपको डिपॉजिट रखना होगा तो ही आप डेरिवेटिव का ट्रेडिंग मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल कैपिटल एडुकेसी का रिक्वायरमेंट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, आज के डेट में तो इंट्राडे में मार्जिन आ चुका है। और पोजीशन लिमिट्स, ब्रोकर्स की पोजीशन लिमिट भी फिक्स्ड है, मतलब कि कोई भी ब्रोकर टोटल मार्केट के पोजीशन का 20% ज़्यादा नहीं ले सकता। तो कोई भी एक ब्रोकर चाहे कि मार्केट मैनिपुलेट कर ले तो उसके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाकी 80% तो और भी है लोग मार्केट में। तो कोई भी ब्रोकर, और एक क्लाइंट के लिए भी लिमिट है, क्लाइंट की लिमिट कैसी है, क्लाइंट की लिमिट मान लीजिए 5% की है, तो कोई भी क्लाइंट 5% ज़्यादा का पोजीशन नहीं ले सकता मार्केट में। अच्छा, अब चलते हैं इसका डिटेल जो स्टडी पोर्शन है उसका डिस्कशन में। बेस कैपिटल एंड लिक्विड नेटवर्क, देखिए एक्सचेंजेस अपने रूल्स बनाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, ब्रोकर्स से ना बेस कैपिटल के नाम पे एक डिपॉजिट लेते हैं 50 लाख का, 1 करोड़ का, 3 करोड़ का, 2 करोड़ का। और लिक्विड नेटवर्क मतलब इतना लिक्विड अमाउंट, मतलब उतना कैश अमाउंट, मतलब इन द सेंस लिक्विड फॉर्म का मतलब कैश या तो एफडी वगैरह दिया रहेगा या फिर सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया रहेगा टू द एक्सचेंजेस, जो कि अनयूज रहेगा। एक्सचेंजेस उसको अपना सिक्योरिटी के नाम पे रखेंगे कि कल आप कहीं भाग गए कोई गलत पोजीशन लेके तो वो पैसे वो लिक्विडेट करके एटलीस्ट कुछ लॉसेस मिटिगेट कर पाएंगे। अच्छा, ये जो बाइंग और सेलिंग हो रही है, बाइंग और सेलिंग अगर हो रही है
तो बाइंग और सेलिंग अगर आपकी होगी तो उसमें एक मार्जिन अमाउंट लगता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का, जैसे हमने बताया डेरिवेटिव 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए आपने निफ्टी का 1 लॉट लेने का सोचा है, निफ्टी में अभी चल रहा है 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो उसमें मार्जिन मान लीजिए 15% रिक्वायरमेंट है, तो कितना लगेगा, 1.5 लाख के आसपास आपकी मार्जिन लगेगी उसको ट्रेड करने के लिए। ये हो गया नॉर्मल मार्जिन रिक्वायरमेंट। और ये फर्स्ट चीज जो मैंने बताया उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन, जो ट्रेड एंटर करने के लिए एक होता है एक्सपोजर मार्जिन, मतलब हो सकता है ना कि शेयर 2-3% फ्लक्चुएट कर जाए, तो जितना ज्यादा एक्सपोजर रहेगा ना उतना मार्जिन आपका लगते जाएगा। तो अगर मान लीजिए शेयर ज्यादा वॉलेटाइल है तो हो सकता है 2% आपको मार्जिन और एक्स्ट्रा लगे, तो जो मैंने बोला 15% उसके बदले 17% लग सकता है, 18% भी लग सकता है। और ऑप्शंस के लिए मार्जिन, देखिए बायर्स को सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है ऑप्शंस का ना, मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया उसमें देखिएगा, उसमें आपको क्लियर मिलेगा। ऑप्शंस के लिए सिर्फ आपको प्रीमियम देना पड़ता है, और बाइंग के लिए, सेलिंग में आपका मार्जिन ब्लॉक होता है ऑलमोस्ट लाइक फ्यूचर। अगर 17% मार्जिन फ्यूचर में चल रहा है तो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका 17% मार्जिन ब्लॉक होगा, हाउएवर आपको उसका प्रीमियम आपको मिलेगा। पोजीशन लिमिट, जैसे मैंने बताया पोजीशन लिमिट एकदम क्लियर है कि एक ब्रोकर लेवल पे 20% की पोजीशन लिमिट होती है, क्लाइंट लेवल पे 5% की लिमिट है। मतलब टोटल अगर 100 रुपए की आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, कोई भी क्लाइंट 5 रुपए से ज्यादा का पोजीशन नहीं ले सकता और कोई भी ब्रोकर 20 रुपए से ज्यादा का पोजीशन नहीं ले सकता। ये हो गया सिंपल सा पोजीशन लिमिट। अब ये एसटीटी सीटीटी के रेट है, ये एसटीटी का रेट हो गया, सेल ऑफ फ्यूचर्स ऑफ सिक्योरिटी 0.1%, ये आपको पे करना पड़ेगा सेलर को। सेल ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन के सेलर को ये देना पड़ता है, सेल, हाँ, सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटी 0.05%, ये ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ता है। ये जब एक्सरसाइज की जाएगी तो जो बेसिकली सेलर रहता है ना, जब एक्सरसाइज होता है तो सेलर बन जाता है परचेजर, और परचेजर को ये बियर करना पड़ता है, तो उस समय एसटीटी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। अब तो इसकी रेट कम कर दी गई है, अभी 0.0125% हो गया, मतलब बीच में 2 जीरो और पहले लग गया है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा एक इशू बन गया था कि फिर वो क्या है, एक्सपायरी में जो भी सेलर रहता था उसको ज्यादा एसटीटी बियर करना पड़ता था। अब कॉस्ट एंड बेनिफिट, देखिए ये हेजिंग के लिए सबसे अच्छा टूल है। क्यों, जैसे मैंने बताया कि मुझे अगर गोल्ड फ्यूचर में लेना है तो मैंने आज ही ले लिया, मेरा फ्यूचर का प्राइस ऐसे हो गया, या फिर मेरे पास गोल्ड का फिजिकल एसेट है, मान लीजिए मेरे पास 5 kg गोल्ड है, 1,000 रुपये भी गिरता है तो मुझे 1,000 रुपये 10 ग्राम पे गिरता है तो मुझे लाख रुपए का इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो मैंने क्या किया, उसको फ्यूचर में सेल करके रखा है ताकि मेरा प्राइस गिरे तो अच्छा रहे, कि मुझे M2M आ जाए, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेरा फिजिकल एसेट का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या हो गया, स्पेकुलेशन आप तब बोलेंगे जब मैंने हेजिंग नहीं की है, मैंने बस ऐसे ही बोला कि गोल्ड का दाम गिर सकता है, तो मेरे पास एक्चुअल गोल्ड नहीं है बट मैंने फिर भी गोल्ड को सेल कर दिया कि उसका दाम गिरेगा, तो वो जो प्रॉफिट है मेरे को लेना है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। या मेरे को लगता है गोल्ड का दाम बढ़ेगा, मैंने गोल्ड बाई कर लिया, तो मुझे क्या लगता है, अच्छा गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, तो गोल्ड का वैल्यू अगर बढ़ता है तो वो पैसे जो M2M प्रॉफिट आएगा वो मुझे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। आर्बिट्राज क्या हुआ, आर्बिट्राज जो हमने डिस्कस किया कि जो भी प्राइस डिफरेंस होता है उसको अटेंड करने के लिए लोग आर्बिट्राइजर लोग की, कहीं एक जगह 31 में मिल रहा है, कहीं एक जगह 32 में बिक रहा है, तो 31 में खरीद के 32 में बेच देंगे वो लोग, और जब वो जो प्राइस डिफरेंस उसने खाया 1 रुपया, वो हो गया उसका आर्बिट्राज। अब बेनिफिट्स, देखिए हेजिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट टूल है, और इससे क्या होता है कि आपका एबनॉर्मल लॉसेस आप लिमिट कर पाते हैं। प्लस इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में कम है। क्यों है कम, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि एक निफ्टी का लॉट साइज 9 लाख रुपए का है, मतलब अगर निफ्टी के आप सारे के एक एक शेयर खरीद लें 72 लॉट के हिसाब से भी, तो आपका 9 लाख के आसपास कॉस्टिंग आएगा, बट उन सारे शेयर में आप ट्रेड कितने में कर पा रहे हैं, 1,60,000, तो आपका अमाउंट कितना ब्लॉक है, 1,60,000 रुपये ब्लॉक है, और 1,60,000 रुपये ब्लॉकिंग के बाद आप सब पे ट्रेड ले पा रहे हैं, तो वो एक लेवरेज पोजिशन है, लेकिन उसमें कॉस्टिंग कम लग रही है, प्लस उसमें चार्जेस कम है, कॉस्ट ऑफ कैरी कम है उसका, क्योंकि आप चाहें तो सुबह खरीदें शाम को बेच सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैरी आपका टेक्निकली बहुत कम है।
और डेरिवेटिव्स क्यों बेटर है? क्योंकि देखिए जो भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसमें काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लोग इतना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में क्या, एक्सचेंज काउंटर पार्टी रिस्क उठाता है और एक्सचेंज इंश्योर करता है कि कोई भी डिफॉल्ट ना हो और जो भी जिसकी जैसी पोजीशन हो वो वैसा स्क्वायर ऑफ हो। मार्केट इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं इसमें? मार्केट इंडिकेशन, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट मतलब हुआ कि जो भी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस है मार्केट में उसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। मान लीजिए, अच्छा, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कब होता है? जब एक सेलर और एक बायर मीट हो जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्यूचर मार्केट ऐसा है कि उसमें फर्स्ट होता है बायर, सेकंड होता है सेलर। ठीक है, अब फर्स्ट अगर बायर है तो बायर और सेलर का जब मैचिंग होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो वो एक ओपन इंटरेस्ट बन जाता है। इसी तरह जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे बायर और सेलर के मैचिंग से फ्यूचर्स में, उसको बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट। और ऑप्शन में भी वही चीज है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में वही ओपन इंटरेस्ट ही इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशियो बेसिकली क्या है? टोटल नंबर ऑफ कितने पुट ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग मार्केट में, मतलब पुट में कितनी ओआई है और कॉल में कितनी ओआई है, वो होता है पुट कॉल रेशियो। मतलब मान लीजिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है पुट में और आपका कॉल में आपके ओपन है 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो पुट कॉल रेशियो क्या आया? 2:1 का या फिर 2 का आया। तो टू टू हो गया आपका बेसिकली पुट कॉल रेशियो। तो ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं।